हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थशास्त्र क्लासेस। इस वीडियो में हम MAC 004 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असाइनमेंट आंसर प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। दी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड बाय मी इन पार्ट 1। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा सोलो मॉडल का, पार्ट 2 में आपको मैंक्यू रॉमरवेल का मिल जाएगा एंड पार्ट 3 में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का आंसर मिल जाएगा। ये मेरे असाइनमेंट मार्क्स हैं। अगर आप आंसर इसी तरीके से लिखते हैं तो भी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पेसिनिटी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्वेश्चन ब्लॉक 2 चैप्टर 4 से आपसे पूछा गया है। उस चैप्टर में 4 थियोरीज हैं। फर्स्ट इज जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, सेकेंड इज कैलिकी थ्योरी, थर्ड इज केल्डर मॉडल एंड फोर्थ इज पेसिनिटी। सो जो पेसिनिटी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सटेंशन है केल्डर मॉडल का। मतलब केल्डर मॉडल को कुछ कुछ फॉर्म में एक्सटेंड किया गया है पेसिनिटी के द्वारा। ठीक, तो इस मॉडल में हम बेसिकली कुछ एजम्पशंस और कुछ बेसिक इक्वेशंस केल्डर की यूज़ करेंगे और उनको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, फर्दर एक्सप्लोरेट करेंगे और एक नए रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो जो ये पेसिनिटी का जो मॉडल है इट इज़ अ इम्प्रूवमेंट ओवर द केल्डरियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। केल्डर ने कुछ कुछ अपने इंसाइट्स दिए थे मॉडल के जो पेसिनिटी जी को अच्छे नहीं लगे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा तो ये रिज़ल्ट आएगा और आपकी ये एजम्पशन गलत है। ठीक है, अभी देखते हैं ये हम कैसे पेसिनिटी केल्डर की ही एजम्पशंस और केल्डर की बेसिक इक्वेशंस को लेके केल्डर को ही गलत प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में यही होता है। कोई इकोनॉमिस्ट आता है, अपनी थ्योरी देता है, सेकंड इकोनॉमिस्ट आता है, उसकी थ्योरी को कुछ कुछ गलत साबित करता है और अपनी नई थ्योरी दे देता है। तो ये इकोनॉमिक्स में होता है, यही है और यहाँ हम यही करेंगे। तो जो ये थ्योरी है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो एक्चुअल में थ्योरी है रेट ऑफ प्रॉफिट की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, जो कि दोनों ही रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। अब आप कहोगे कि रेट ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेट करेंगे। तो जो टूल है इन दोनों को रिलेट करने का आपस में वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। इस मॉडल में हम एक मेजर एजम्पशन लेके चलते हैं, दैट इज़ कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ कैपिटलिस्ट क्लास एंड सेकंड इज़ वर्कर्स क्लास। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों के प्रोपेंसिटी टू सेव से और रेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे रिलेटेड है और इन दोनों का जो प्रोपेंसिटी टू सेव का रिलेशन है उससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, तो रीड करते हैं क्या लिखा है हमने असाइनमेंट में। The theory of economic growth and distribution is given by Luigi L. Pesiniti। आपको थ्योरी के प्रोपाउंडर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे असाइनमेंट हो या टर्म एग्जामिनेशन हो। इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो रिलेशन बता रहा है किसमें, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये मैंने आपको अभी बताया, टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रेट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करेंगे। किसकी हेल्प से, प्रोपेंसिटी टू सेव की हेल्प से। सो अकॉर्डिंग टू पेसिनिटी, अच्छा यहाँ पे पेसिनिटी 2 चीज़ें मानते हैं। एक कि अगर किसी भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिवन है और उसमें हमें न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, दैट इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ नाइदर लेबर ऑगमेंटिंग नॉर कैपिटल ऑगमेंटिंग। टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो न्यूट्रल है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिवन है। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं तो सिर्फ एक सेविंग रेशियो ऐसा है जिस पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। मैं रिपीट करती हूँ, फॉर एनी गिवन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिवन है एंड ऑफ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है, देन देयर इज़ ओनली वन सेविंग रेट दैट कीप्स द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। सिर्फ एक सेविंग रेशियो है जिस पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ऑल्सो वो क्या कहते हैं कि 2 क्लासेस हैं इकोनॉमी में, एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक वर्कर्स क्लास है। तो क्या आज प्रेजेंट में कैपिटल उसी के पास होगा जिसने पास्ट में सेव किया,
दैट इज़ जिसने पास्ट में सेविंग्स किए हैं आज उसके पास कैपिटल होगा ही होगा. दैट इज़ व्हाट वी राइट. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल in the economy is owned by those people, capitalists or workers who made corresponding savings in the past. अगर आपने कल 100 रुपीज़ सेव किए हैं तो आपके पास आज 100 रुपीज़ होंगे ही होंगे. तो यही वो पैसिनिटी कह रहे हैं कि आज के टाइम में अगर आपके पास टुडे प्रेजेंट में अगर आपके पास कैपिटल स्टॉक है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने पास्ट में सेविंग्स किए हैं. और वर्क ऑफ पैसिनिटी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द कैल्डोरियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये मैंने आपको बताया है कि कैल्डोर की कुछ बातें पैसिनिटी जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनके मॉडल को एक्सटेंड कर दिया और उनको कुछ जगह गलत प्रूव कर देंगे. ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस हम कैल्डोर मॉडल की इसमें ले रहे हैं क्योंकि कैल्डोर का एक्सटेंशन वर्जन है. तो मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द केनेशियन फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन. सेकेंड एजम्पशन, नेशनल इनकम कंसिस्ट्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स. तो ये कैल्डोर ने अज्यूम किया था कि इकोनॉमी का जो टोटल नेशनल इनकम है वो वेजेस और प्रॉफिट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सिमिलरली जो इकोनॉमी में टोटल सेविंग्स हैं या तो वो वर्कर्स की सेविंग है या वो कैपिटलिस्ट की सेविंग है, तो दोनों का समेशन ही टोटल सेविंग्स हमें देता है. तो देखते हैं क्या लिखा है हमने. नेशनल इनकम दैट इज़ वाई consists of wages and profits, where wages, that is W, comprise salaries and earnings of manual labor, and profit comprises of incomes of entrepreneurs as well as property owners. तो wages है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और सॉरी जो आपकी टोटल इनकम है, नेशनल इनकम है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वेजेस में एंड प्रॉफिट्स में. थर्ड एजम्पशन है कि टोटल सेविंग्स, जब टोटल इनकम दो सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो टोटल सेविंग्स भी इकोनॉमी में दो सोर्सेज से ही आएंगी, दैट इज़ कैपिटलिस्ट सेविंग एंड वर्कर सेविंग. वही हम लिख रहे हैं कि टोटल सेविंग कंसिस्ट ऑफ सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स. नेक्स्ट असम्पशन है कि ईच क्लास सेव्स अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, दैट इज़ द असम्पशन रिलेटेड टू प्रोपेंसिटी टू सेव. ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास जो है वो कुछ भी सेव नहीं कर रही है. कैल्डोर ने यहाँ अज्यूम किया था कि जो वर्कर्स हैं दे डू नॉट सेव एनीथिंग, देयर सेविंग्स आर नेग्लिजिबल. तो उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव उन्होंने ज़ीरो अज्यूम की थी कैल्डोर ने, और पैसिनिटी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने यहाँ अज्यूम किया कि हर एक क्लास एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ देयर अर्निंग्स सेव कर रही है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिनिटी एंड कैल्डोर मॉडल, और यही चीज़ वो कैल्डोर की गलत प्रूफ करेंगे. एजम्पशन थी कैल्डोर की कि वर्कर क्लास जो है वो कुछ भी सेव नहीं करती है, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़ीरो है, और पैसिनिटी ने यही एजम्पशन उनकी रिलैक्स करी और उनको गलत प्रूव करेंगे कि आपने ये एजम्पशन गलत ली, आप इसको नहीं भी लेते तो भी रिज़ल्ट यही आता. तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हमने एज्यूम किया है. वेजेस एंड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल. तो क्योंकि ये कैल्डोर का एक्सटेंडेड वर्जन है तो हमने बेसिक इक्वेशंस कैल्डोर की उठा ली है, दैट इज़ वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस पी. टोटल इनकम में वेजेस हैं और प्रॉफिट्स हैं, और टोटल सेविंग्स में वर्कर्स की सेविंग्स हैं प्लस वर्कर्स कैपिटलिस्ट की सेविंग्स हैं. यही इक्वेशन 1 और 2 हमें बोल रहे हैं. तो अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एस डब्ल्यू एंड एस सी. स्मॉल एस डब्ल्यू एंड स्मॉल एस से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव बाय द वर्कर्स एंड प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट. तो अब हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया इन इक्वेशंस में. इन इक्वेशंस में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि टोटल सेविंग्स बाय द वर्कर्स क्लास विल बी इक्वल टू द प्रोपेंसिटी टू सेव एंड देयर टोटल अर्निंग्स. अगर कोई भी वर्कर 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है और उसने सोचो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन एस डब्ल्यू. अगर मैं कह रही हूँ W 500 है और उसकी प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 5% है, तो उसके टोटल सेविंग्स कितने होंगे, इट विल बी 5% ऑफ 500 दैट इज़ 25. समझ आया. ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि टोटल सेविंग्स बाय वर्कर्स, ये एक्सप्रेशन कैसे डिटरमाइन होगा, जो उसकी फिक्स प्रोपोर्शन है सेविंग का, दिस एस डब्ल्यू, एंड वो क्या
उसकी टोटल अर्निंग्स है। सिमिलरली SC भी हम यही ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि जो उसका फिक्स प्रोपोर्शन है सेविंग का इनटू उसके प्रॉफिट्स। ऑल्सो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, तो हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख ली, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स। लेट्स सी, अब ये तो सारी जो इक्वेशंस थी, 4 इक्वेशंस किसकी हैं, किल्डॉर मॉडल की है, ठीक है। अब देखते हैं कि पैसिनिटी ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो नाउ वी इनकॉर्पोरेट द वर्क ऑफ पैसिनिटी। तो पैसिनिटी बोलते हैं कि आपने सारा प्रॉफिट्स जो है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट को दे दिया, वर्कर्स को तो इसमें से कुछ दिया ही नहीं। अच्छा देखो, किल्डॉर ने बोला था कि वर्कर्स की सेविंग जो है वो 0 है, तो ऑफकोर्स उनके पास कुछ है नहीं कैपिटलिस्ट को लोन वगैरह देने के लिए। बट पैसिनिटी ने क्या अज्यूम किया है कि वर्कर्स भी सेव कर रहे हैं और इकोनॉमी में जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट हो जाती हैं। अगर वर्कर्स ने एज अ लोन कैपिटलिस्ट को कुछ अपना अमाउंट दिया है जो उन्होंने सेव किया था अपनी वेजेस में से, तो उस अमाउंट पे उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा कैपिटलिस्ट से। तो इस फैक्ट को हम मॉडल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पैसिनिटी बाय एट्रीब्यूटिंग ऑल प्रॉफिट्स टू द कैपिटलिस्ट इट इम्प्लाइज दैट वर्कर सेविंग्स आर टोटली ट्रांसफर्ड एज अ गिफ्ट टू द कैपिटलिस्ट। मतलब वर्कर्स ने जो भी सेव किया वो वर्कर्स ने एज अ गिफ्ट दे दिया कैपिटलिस्ट को, क्योंकि उस पर उनको कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। क्यों हम वर्कर्स की टोटल अर्निंग्स क्या लिख रहे हैं, जो उनको वेजेस मिल रहे हैं, जो उनका रिटर्न ऑन सेविंग्स है हमने वो तो इंक्लूड इसमें किया ही नहीं है। तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने अज्यूम किया कि वर्कर्स भी सेव कर रहे हैं। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए पैसिनिटी ने क्या किया, ही डिवाइडेड टोटल प्रॉफिट्स इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज प्रॉफिट्स विच एक्रू टू द कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट को एक्रू हो रहा है, एंड प्रॉफिट्स विच एक्रू टू द वर्कर्स। टोटल प्रॉफिट्स है, सपोज करो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने किसी से लोन लिया है जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना है से ₹5, तो आपके पास कितना बचा 95, क्योंकि 5 तो आपने एज एन इंटरेस्ट उसको पे कर दिया है ना। तो ऐसे ही हमने जो प्रॉफिट था उसको हमने डिवाइड कर लिया PC, दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, प्लस PW, दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द वर्कर क्लास। तो PC यहाँ पे क्या हुआ 95 और PW यहाँ पे क्या हुआ 5। जो वर्कर्स को आपने इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिया वो हो गया PW, और PC जो आपके पास रिमेनिंग बच गया। ओके, यहाँ में हमने लिखा PW comes from the stock of capital that workers are saved and thus owned directly or through loans to capitalists, for which they will receive a share of total profits. तो PW वही है जो वर्कर्स ने अपनी सेव करके कैपिटल बनाई और उस कैपिटल को उन्होंने कैपिटलिस्ट को दे दिया, क्योंकि वो तो वर्कर है, वो तो प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं ले सकते उसका, तो उन्होंने वो जो अमाउंट था कैपिटल था उन्होंने कैपिटलिस्ट को दे दिया। तो उस कैपिटल के लिए उनको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो कि प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। तो अब क्या आया, P इक्वल्स टू PC प्लस PW, और क्योंकि हमने अब प्रॉफिट को एक्सपैंड कर दिया है, अब हमारा सेविंग फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि वर्कर्स की अर्निंग्स अब सिर्फ वेजेस नहीं है, उनको PW शेयर भी मिल रहा है प्रॉफिट से। तो हमने वर्कर्स के सेविंग फंक्शन में उनकी अर्निंग्स में ऐड ऑन कर दिया PW टर्म। सिमिलरली नाउ अब कैपिटलिस्ट की सेविंग्स पहले तो P थी कि टोटल जो प्रॉफिट्स है उसका प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रैक्शन वो टोटल सेव करे, बट नहीं, अब P क्या हो गया, PC हो गया उनके लिए। तो यहाँ पे हमारा सेविंग फंक्शन भी मॉडिफाई है। अब हमारा इनकम फंक्शन भी मॉडिफाई हो जाएगा। पहले क्या था, Y इक्वल्स टू W प्लस P था, अब P की जगह क्या आएगा, PW प्लस PC। देखते हैं आगे। तो पहले देखते हैं इक्वेशन क्या कह रही है। इक्वेशन कह रही है कि SW इज इक्वल टू द फ्रैक्शन SW दैट वर्कर्स सेव फ्रॉम देयर इनकम विच कंप्राइजेज ऑफ वेज एंड प्रॉफिट अर्निंग्स। अब इन दोनों को हम टोटल सेविंग फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो हमारे पास एस क्या था, एस डब्ल्यू प्लस एस सी, सेविंग्स बाय वर्कर प्लस सेविंग्स बाय कैपिटलिस्ट विल कॉन्स्टिट्यूट द टोटल सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, तो हमारा ये आ गया सेविंग फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। नाउ इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू आई भी लिख सकती हूँ, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया आई इक्वल्स टू ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ टोटल सेविंग का यहाँ पे आ गया। नाउ हमने सेविंग फंक्शन मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमने प्रॉफिट फंक्शन भी मॉडिफाई किया। अब आप पूछोगे कि आपने W प्लस पी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ही क्यों इक्वेशन लिखी है, क्योंकि यहाँ पे भी W प्लस पी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है। तो मैथ्स में हम कॉमन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ही इक्वेशंस रिड्यूस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। नाउ अब ये जो W प्लस पी डब्ल्यू किसके इक्वल आया, y माइनस पी सी के, इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँगी, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, कुछ नहीं, यहाँ सब्सटीट्यूट किया, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एस डब्ल्यू इंटू वाई माइनस एस डब्ल्यू इंटू पी सी प्लस एस सी पी सी, पी सी यहाँ से कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, एस सी माइनस एस डब्ल्यू, इस वाले टर्म को मैं यहाँ ले गई तो ये आया आई माइनस एस डब्ल्यू इंटू वाई, और पी सी के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म मैं डिनोमिनेटर में लेगी तो मुझे मिल गया ये टर्म। आई होप यहाँ तक तो सब ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में है टर्म, है ना, तो इस टर्म को मैं अलग से लिख दिया और ये वाला जो टर्म था ये मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, पीसी की ये मेरी इक्वेशन आ गई, मैं बोथ साइड्स डिवाइड कर रही हूँ y से, बोथ साइड्स आई एम डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय y इंटू y और इंटू y, 1 बाय y इंटू 1 बाय y, मैंने सबको डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, y से y तो यहाँ कट गया, ये वाला टर्म एज इट इज़ आ गया, ये वाला टर्म एज इट इज़ आ गया, और ये y से y कट गया तो ये वाला टर्म एज इट इज़ आ गया। ठीक है, मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखो ये क्या बता रहा है, पी सी बाय वाई, व्हाट दिस इक्वेशन स्टेट्स। इक्वेशन को इंट्यूटिवली भी समझना है कि ये क्या कह रही है, सिर्फ रटना नहीं है हमें कि ये ऐसे ऐसे वेरिएबल्स रट लो, ना ही पॉसिबल है रटना, समझ के चलोगे तो याद भी रहेगा कि हमने कैसे किया है। ये सारा अलजेब्रा आप समझ रहे हो, साथ साथ कि हमने पहले y को डिफ़ाइन किया कि वो W प्लस पी का समीशन है, फिर हमने टोटल सेविंग फंक्शन डिफ़ाइन किया, फिर हमने प्रॉफिट फंक्शन डिफ़ाइन किया, और इक्विलिब्रियम पे S इक्वल्स टू आई होता है, दैट इज सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सबको इक्वेट कर दिया तो हमें ये टर्म मिल गया। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बेसिक मैथ्स है, समझ के चलोगे तो समझ में आएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। तो पी सी बाय वाई ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा मैंने इसको y से क्यों डिवाइड किया है, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये इक्वेशन अब मुझे क्या बता रही है, इट इज़ टेलिंग मी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट टू द रेशियो ऑफ इनकम। आप अगर देखोगे तो मॉडल क्या करता है, इट इज़ सेटिंग अप द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो ये प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट है और नीचे क्या है, टोटल इनकम है, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट। आगे इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, तो दीज आर द इनिशियल स्टेप्स, फॉलो करते हैं आगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं पी सी बाय वाई से किया, क्योंकि मुझे रेट ऑफ पी सी बाय वाई से किया है हमें, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चाहिए, और पी सी बाय के, जब हम इसे के से डिवाइड करेंगे, है ना, के से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पी सी बाय वाई, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे के से डिवाइड किया तो ये एज इट इज टर्म इधर आ गया, ये वाला एज इट इज इधर और ये वाला एज इट इज इधर। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो इक्वेशन 10 एक्सप्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द कैपिटलिस्ट्स एंड वर्कर्स
However, the distribution of income between profits and wages is something different and to obtain it, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिला है, हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट है और वेजेस का प्रॉफिट, वर्कर्स का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्कर्स का प्रॉफिट का शेयर भी ऐड ऑन कर देंगे। तो वी विल ऐड दिस टर्म। ठीक, सिमिलरली जो इक्वेशन 11 है वो क्या बता रही है, रेशियो ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल। और इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट का चाहिए टोटल कैपिटल से रिलेशन। तो यहाँ पर भी हम ये प्लस PW के ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हम PW का एक्सप्रेशन देते हैं। हमने PW जब से हम लिख रहे हैं, इसको एक्सप्रेशन क्या है, तो वी डिफाइन इट एज PW इक्वल्स टू I टाइम्स KW। KW क्या है, द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओन्ड बाय वर्कर्स एंड I इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और जो मैंने कैपिटलिस्ट को लोन पे दिया है, तो मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हुआ 100, और समझो मुझे मिल रहा है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा I क्या हो गया 2%। प्रॉफिट मेरा क्या हुआ कि मुझे 2% मिला 100 पे, तो दैट इज़ माई प्रॉफिट शेयर, दैट इज़ ऑफ 2 रुपीज़। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ नहीं किया हमने, PCY का एक्सप्रेशन हमने पहले ही निकाल लिया था। यहाँ पे ये रहा दिस एक्सप्रेशन, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे P/K। तो एज इट इज़ यहाँ से आया P/K एज इट इज़ PW/K PW/K का एक्सप्रेशन, यहाँ PW को सब्स्टिट्यूट किया I/KW से, और ये PC/K का एक्सप्रेशन जो हमने अभी पीछे डिराइव किया है वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमें ये KW/K का एक्सप्रेशन निकालना है। जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक हम P/K का एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे द कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू द सेविंग्स, है ना। तो इसको हम आगे इनकॉर्पोरेट करते हैं। SW हमें पता है क्या इक्वल है, SW इंटू W प्लस PW, द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर क्लास, एंड S इक्वल्स टू I, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ हमने अज्यूम कर रहा है कि जो इकोनॉमी है वो इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, इक्वि पे है इकोनॉमी। तो KW/K इक्वल्स टू SW/S। SW किसके इक्वल है, यहाँ S किसके इक्वल है, I के, तो ये यहाँ आ गया। ठीक, और W प्लस PW किसके इक्वल था, Y माइनस PC के, अभी हमने पीछे डिराइव किया। तो यहाँ मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया, ब्रैकेट्स ओपन किए, टर्म्स सेपरेट किए, और मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया SW इंटू Y/I माइनस SW/I। PC का एक्सप्रेशन अभी मैंने पीछे निकाला है, ये रहा ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, यहाँ हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब कुछ नहीं है, कॉमन मैथ्स इसमें हम अप्लाई करेंगे। इस टर्म का LCM क्या है, SC माइनस SW इंटू I। मैंने यहाँ LCM लिखा क्योंकि यहाँ पे I है डिनोमिनेटर में, तो ये वाला जो न्यूमरेटर टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, SC माइनस SW से। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया SC माइनस SW इंटू SW/Y, माइनस ये वाले सारे न्यूमरेटर के जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमने इनको एज इट इज़ लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इस टर्म का, ब्रैकेट ओपन किया, SC इंटू SW/Y, तो ये आया SC इंटू SW/Y, माइनस माइनस आ गया SW इंटू SW/Y, ये एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे माइनस था तो ये टर्म एज इट इज़, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया, SW से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ, तो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। तो हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। अब KW/K का एक्सप्रेशन हमें मिल गया है,
इसको हम जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे ये KW/K था ना, इसको वहाँ से हम उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। वी विल गेट दिस इक्वेशन। कुछ नहीं किया है, ये सब एज इट इज़ है। यहाँ पे KW/K था, उसकी जगह हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली KW/Y का सेम स्टेप्स फॉलो करके हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इग्नू की बुक में भी नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। ऑलरेडी बहुत लेंदी है क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस इसमें यूज्ड हैं। पेपर में भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये भी सॉल्व करके दिखाएं। आपने एक पार्ट सॉल्व कर दिया है KW/K, एनालॉगसली KW/Y भी सेम स्टेप्स फॉलो करके हो जाएगा सॉल्व। सो यू no need to solve these equations either in assignment nor in examination. Okay, तो हमारे पास क्या था नाउ, ये हमें फाइंड करना था, that was PW/P/Y. नाउ ये क्या दिखाता है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेट ऑफ, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि प्रॉफिट का क्या प्रोपोर्शन है टू द टोटल इनकम, ये हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो P/Y क्या होगा, PC/Y प्लस PW/Y। PC/Y का एक्सप्रेशन मैंने अभी पीछे डिराइव किया था और PW को हमने पता है हमने क्या एक्सपेंड किया I इंटू KW, और KW/Y का एक्सप्रेशन अभी हमें ऊपर मिला। यहाँ पे हमें मिला ये एक्सप्रेशन, तो इसको यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और PC/Y का एक्सप्रेशन हमें अभी कहाँ मिला था, यहाँ मिला था इक्वेशन नंबर 10 में। यहाँ से हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया और ये इक्वेशन हमारी आ गई। तो P/Y की इक्वेशन हमारे पास आ गई है और हमारे पास P/K की इक्वेशन भी आ गई है। दिस नाउ दीज टू इक्वेशंस आर ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस। P/K की इक्वेशन क्या दिखा रही है, इट इज़ टेलिंग अस द रेट ऑफ प्रॉफिट, कि कितने यूनिट ऑफ कैपिटल पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो P/K की इक्वेशन हमें बता रही है रेट ऑफ प्रॉफिट एंड P/Y की इक्वेशन हमें बता रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हमारे पास दो मेन एक्सप्रेशन आ गए हैं, इससे हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेट करेंगे आगे देखते हैं। थियरी देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है कि इक्वेशन 16 एंड इक्वेशन 18 आर द टू जनरल इक्वेशंस दैट पेसिनिटी गेव and we have all the elements which are necessary to correct the post-Keynesian theory of income distribution and of the rate of profit. Hence, equation 16 and 17 are of great importance. Equation 16 represents the rate of profit and equation 18 expresses the distribution of income between wages and profits. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हमारे पास ये दो जो एक्सप्रेशंस है ये आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इन दोनों को इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करना। सो लेट्स डू दिस। अकॉर्डिंग टू पेसिनिटी, इन ऑर्डर टू से एनीथिंग अबाउट द शेयर एंड रेट ऑफ प्रॉफिट्स, वी फर्स्ट नीड अ थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी चाहिए। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है, दैट इज द जनरल कंडीशन। तो इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द ऑब्वियस हाइपोथेसिस इज टू मेक द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब I इक्वल्स टू, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है I, और रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है P/K। ये दोनों लॉन्ग रन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम हर जगह क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 16 में ये एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे I है, ये रहा I, इसको क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I की जगह
आई की जगह हमने क्या लिख दिया है, पी बाय के। कुछ नहीं, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम। इसका अलजेब्रा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना, सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, p बाई के, और इस टर्म में क्या है, p बाई के। तो मैं अगर p बाई के स्टार्टिंग में कॉमन ले लूँ तो अलजेब्रा थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरे टर्म को LHS में लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई है, तो अगर मुझे y को इधर लेके जाना है LHS में, तो क्या होगा, x माइनस वाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम हुआ, p बाय के माइनस ऑफ p बाय के दिस होल टर्म इन द ब्रैकेट, और p बाय के को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1, इसका क्योंकि कॉमन लिया तो यहाँ आया 1, और माइनस ये टर्म पूरा एज इट इज़, ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। इक्वल्स टू क्या क्या बचेगा, ये वाला सब बच गया, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो माइनस के साथ टर्म है हमारी, माइनस के साथ जो हमारी टर्म है दिस, ये एक टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है, इसका हमने एलसीएम ले लिया। क्या है, एस सी माइनस एस डब्ल्यू इंटू आई, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 1 के साथ हमने इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस ये वाले टर्म्स एज इट इज़, इक्वल्स टू ये वाले टर्म्स हमारे एज इट इज़। ठीक है, इसमें एस सी माइनस एस डब्ल्यू एलसीएम आ गया, पूरा ये एक्सप्रेशन इंटू के, तो क्या बचा, 1 इंटू आई, क्या आया, आई माइनस एस डब्ल्यू वाई। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये लिया तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, पी बाई के इंटू एस सी, पी बाई के इंटू एस सी इंटू आई माइनस एस डब्ल्यू वाई होल डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू आई माइनस एस डब्ल्यू वाई डिवाइड बाई के। नाउ अब यहाँ हम बोलते हैं कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, ये जब टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा, ये बचा, यहाँ से कैंसिल आउट हुई तो बचा पी बाई के इक्वल्स टू 1 माइनस एस सी इंटू 1 बाई के। नाउ दिस रिजल्ट इज़ ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस। ये क्या दिखा रहा है कि P बाई के इज़ वॉट, इट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट, कि कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ SC पे डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द SW। SW का कोई रोल ही नहीं है रेट ऑफ प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में। ठीक है, और सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या आएगा, ये आ गया। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ SC के रिस्पेक्ट में आया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का रिलेशन। तो मतलब कैल्डोर ने अज्यूम किया था कि जो वर्कर्स क्लास है उनकी जो सेविंग है वो ज़ीरो है। पैसिनिटी आए, उन्होंने बोला कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वर्कर्स भी सेव कर सकते हैं, उनको भी अपनी सेविंग्स पे एक रिटर्न मिल सकता है, प्रॉफिट में से शेयर मिल सकता है, बट उनकी सेविंग्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं है इकोनॉमी में। इट इज़ ओनली द सेविंग्स बाय द कैपिटलिस्ट क्लास दैट डिटरमाइंस द कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द इकोनॉमी। तो आपने जो रिज़ल्ट दिया है कि जो कैपिटलिस्ट सेव करते हैं उस पे कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड करता है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है, गिवन दैट वर्कर्स की जो सेविंग है ज़ीरो है। दिस वॉज द रिज़ल्ट गिवन बाय द कैल्डोर। तो आपने जो ये रिज़ल्ट दिया है इस एजम्पशन के ऊपर, ये एजम्पशन अगर आप नहीं भी लेते तो भी यही रिज़ल्ट आता।
समझे पैसिनिटी ने कैसे केल्डॉर का मॉडल चेंज किया। केल्डॉर ने एक बेसिक अजम्पशन ली कि वर्कर्स की सेविंग ज़ीरो है, और उस अजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने ये रिज़ल्ट डिराइव किया कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्यूमुलेट होना ज़रूरी है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन सिर्फ कैपिटलिस्ट की सेविंग्स पर डिपेंड करता है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कैपिटल जो सेविंग है वर्कर्स क्लास की वो ज़ीरो है। बट पैसिनिटी जी आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर वर्कर्स भी सेव कर रहे हैं, उनको भी प्रॉफिट में से कुछ शेयर मिल रहा है एज देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भी उनकी सेविंग्स जो है वो इररेलेवेंट है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। कैपिटल एक्यूमुलेशन कैपिटलिस्ट की सेविंग से ही अफेक्ट हो रहा है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहा है। तो इस वे में कि उसके अजम्पशन के बिना भी केल्डॉर ने इसकी मतलब ज़ीरो सेविंग्स बाय वर्कर्स की अजम्पशन के बिना भी पैसिनिटी ने सेम रिजल्ट दिया जो केल्डॉर ने दिया था। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स, एंड दैट्स वाई द पैसिनिटी मॉडल इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द केल्डॉर मॉडल। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी हम एजम्पशंस लगाते हैं वो उसका क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। तो इस एजम्पशन को रिलैक्स करके भी पैसिनिटी ने सेम रिजल्ट दिया। इसलिए पैसिनिटी जो है एक मोर जनरल मॉडल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है, और ये एक इम्प्रूवमेंट मॉडल है ऑफ द केल्डॉर मॉडल। ठीक है, तो देखते हैं हमने थ्योरी में क्या लिखा है। सो इन द लॉन्ग रन वर्कर्स प्रोपेंसिटी टू सेव, though influencing the distribution of income between capitalists and workers, does not influence the distribution of income between profits and wages, that is represented by equation number 20, this equation, and it does not have any influence whatsoever on the rate of profit, because rate of profit और distribution of income के expression में SW है ही नहीं। Now let's see what is the fundamental relation between profit and saving। तो ये हमने पहले ही कहा था कि जिसने पास्ट में सेव किया है आज उसी के पास कैपिटल है। तो ये वही बात बोल रहे हैं अलग तरीके से कि अकॉर्डिंग टू पैसिनिटी इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड। जितनी सेविंग्स आपने कॉन्ट्रीब्यूट की है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मॉडल। सो पैसिनिटी ने इन दो एक्सप्रेशंस के बेसिस पे दो कंक्लूशंस दिए। फर्स्ट, उन्होंने एक्सप्लिसिटली पोस्टुलेट किया कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी हाइपोथेसिस ऑन द एग्रीगेट सेविंग बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स सिंस द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रॉफिट एंड वेजेस आर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ SW। तो यहाँ पे ये केल्डॉर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको ताना मार रहे हैं कि आपको अलग से एक्सप्लिसिटली वर्कर्स के सेविंग बिहेवियर पे कोई भी एजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी सेविंग ज़ीरो है, क्योंकि वर्कर्स की सेविंग इररिलेवेंट है। ओके, इन शॉर्ट ही कंसिडर्ड वर्कर्स प्रोपेंसिटी टू सेव as irrelevant, and this gave the model a much wider generality. Second, the relevance of capitalist propensity to save, only one to appear in the final equations, that is equation 19 and 20, uncovers the strategic importance of the whole system of the decisions to save of just one group of individuals, that is capitalist। तो पूरी इकोनॉमी में किसकी सेविंग्स मैटर करती हैं, दैट इज़ ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, नॉट ऑफ द वर्कर्स क्लास। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सो इन अदर वर्ड्स, द रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट सेविंग एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंडेंट ऑन एजम्पशन अबाउट नेग्लिजिबल सेविंग्स बाय द वर्कर्स। यहाँ पे ये फिर से केल्डॉर की बात कर रहे हैं। A major assumption of Kildare model, Passinity proves that the relation is valid independent of such assumption। कि केल्डॉर ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया कैपिटल एक्यूमुलेशन में और कैपिटलिस्ट सेविंग में, बट उन्होंने ये माना कि ये तभी होल्ड करेगा जब वर्कर्स की सेविंग ज़ीरो होगी।
तो पैसिनिटी ने बोला कि नहीं, अगर वर्कर्स सेव भी कर रहे हैं तब भी ये रिलेशन वैलिड है. सो रिलेशन इज वैलिड इंडिपेंडेंट ऑफ सच एजम्पशंस. दिस इज द वर्क ऑफ पैसिनिटी. नाउ अब इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है. इकोनॉमी कब तक ग्रो करेगी, हाउ स्टेबल द ग्रोथ इज, उसकी भी कोई कंडीशन उन्होंने दी है. अच्छा देखो क्या कह रहे हैं पैसिनिटी जी कि जब तक वर्कर्स, जब तक कैपिटलिस्ट सेव करेंगे तब तक कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, और अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. तो कंडीशन फॉर स्टेबल ग्रोथ क्या होगी कि कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल सेव करते रहें और कैपिटल एक्यूमुलेट करते रहें और इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी. सो कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज सेविंग्स बाय कैपिटलिस्ट शुड बी पॉजिटिव. दिस इज द ओनली कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी. लेट्स रीड. According to Passinity, in a system where full employment investments are actually carried out and prices are flexible with respect to wages, only condition for stability is when SA is greater than 0, that is savings by capitalist must be positive. यहाँ पे जो ये SC है that is the propensity to save, not the total savings. जो आप एक फिक्स प्रपोर्शन अपना प्रॉफिट्स का सेव कर रहे हो that should be positive. ओके अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी सेविंग्स जो है वो भी पॉजिटिव रहेंगे. सेविंग्स पॉजिटिव रहेंगे तो कैपिटल एक्यूमुलेट होगा. कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर होता रहेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करती रहेगी. सो वी कंक्लूड दिस आंसर बाय राइटिंग thus Passinity in his theory of growth and distribution linked growth with income distribution and ironed out some of the flaws of the Kaldorian model. तो जो कैल्डोरियन मॉडल के फ्लॉज थे, द अजम्पशन कि वर्कर्स सेव ज़ीरो, उसको भी उन्होंने उसको करेक्ट किया है. वन ऑफ द मेजर कंक्लूजन फ्रॉम हिज वर्क इज दैट द वर्कर्स रेट ऑफ सेविंग हैज़ नो इफेक्ट whatsoever on the equilibrium rate of profit. He also provides the condition for stability of an economy under certain assumptions as capitalist savings must be positive. तो वर्कर्स की जो सेविंग है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है एंड कैपिटलिस्ट सेविंग्स मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. सो हेयर वी कंक्लूड दिस सेशन. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. ये वीडियो सिर्फ आपके असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए नहीं है, सिर्फ आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं है. एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट अगर आप कोई भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम देते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सो आपको ये थियोरी ज़रूर पूछी जाएगी, आपको पता होना चाहिए है. मैंने ट्राई किया है कि मैं इक्वेशंस को सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ही ना आपको समझाऊं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसी इक्वेशन हमने बनाई है, क्यों वाई से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों के से डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट फंक्शन क्यों एक्सपैंड किया. आई होप मैंने ये समझाने की कोशिश की है. तो अगर आपको कोई भी चीज़ लगता है कि मैंने कुछ गलत समझाया है या कुछ गलत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है किसी भी सेंस में तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. The next question of this assignment, that is the various approaches to the measurement of total factor productivity. I will upload this question soon. So stay connected. Till then, take care. Bye bye.